रफ नाइट इन जेरोको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली, जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपुराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं एलेक्स फ्लड, बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट ग्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ एलेक्स फ्लड। इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मौली दोहा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि यह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफ नाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरी को शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और उसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दोलन को मोली से लगाव हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड दोबारा डोलन के हाथ
से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में कैल्सीरा के रूपी काम करते हैं। रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली, जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपुराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान है, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व शहर को मोली दोहा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरीको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दुल्हन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है, उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में
वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल सीरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपुराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व शहर को मोली दोहा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरीको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और उसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसका गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दोलन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी
मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है, उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोर्ट डिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली, जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे, रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान है, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व शहर को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरीको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और उसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है।
दुल्हन को मोली से लगाव हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में दुल्हन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है, उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोर डिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली, जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपुराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे, रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्रिएटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी गाय खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व शहर को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरीको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फेव कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है।
फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दुल्हन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है, उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोर्ट डिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल सीरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपुराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे, रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्रिएटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी गाय खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व शहर को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरीको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और उसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फेव कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है।
जिसने शहर में सत्ता हासिल ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दुल्हन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है, उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोर्ट डिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल सीरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवाय उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर है। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरीको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और
व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दुल्हन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवाय उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर है। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफ नाइट जरी को इसे देखिए और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरीको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं
जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हाथियाँ ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दोलन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोर्ट डिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपरों में सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरीको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया।
हिकमैन सांता के फेव कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। डोलन को मोली से लगाव हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड और बेन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवाय उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर है। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी।
जेरिको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और उसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। डोलन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवाय उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर है। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफ नाइट जेरिको को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। न्यूज़ल पिक्चर द्वारा कथानक ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन
फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जेरिको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और उसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। डोलन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही खतरनाक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान है, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफ नाइट जेरिको को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है।
बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथन ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जेरिको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। डोलन को मोली से लगाव हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही खतरनाक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान है, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है। हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है।
पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से, इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफ नाइट जरी को इसे देखिए और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथन ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरी को शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और उसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं, जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी, वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दोलन को मोली से लगाव हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरी को लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते हैं। रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली, जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट ग्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही खतरनाक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान है, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है।
लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि यह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से, इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी, और रफ एंड जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथन ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरी को शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और उसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे, और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं, जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है, और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी, वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। डोलन को मोली से लगाव हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है, और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है, उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली, जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही खतरनाक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान है, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली द्वारा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है, और वे बहुत सारे व्हिस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़
जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से, इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफ एंड चरी को इसे देखी और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथन ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जेरिको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं, जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी, वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। डोलन को मोली से लगाव हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल सीरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली, जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही खतरनाक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खान है, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ। एलेक्स फ्लड इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व सैनिक को मोली दोहा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए
लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से, इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफ एंड चरी को इसे देखी और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। न्यूज़ल पिक्चर द्वारा कथन या ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जेरिको शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं, जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी, वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। डोलन को मोली से लगाव हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोडिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरिको लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल्सिरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली, जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं। एलेक्स फ्लड बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे, रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्रिएटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही कथानक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी गाय खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े
किरेनी से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ एलेक्स फ्लड। इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व शहर को मौली दोहा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक क्षेत्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथन या ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरी को शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो वैसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दोलन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पो डिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरी को लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल सीरा की रूपी काम करते रिचर्ड ओबेरन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपुराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं एलेक्स फ्लड, बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्रिएटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही खतरनाक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं। बुरा आदमी गाय खेत, एक सोने की खान, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है।
इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े गिराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ एलेक्स फ्लड। इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व शहर को मौली दोहा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि वह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.75 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 में की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथन ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरी को शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और इसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है जिसको गिरोह के सदस्य से बढ़ने की हिम्मत थी। फिर जनरल स्टोर के मालिक रियान के घर को डायनामाइट से उड़ा देता है और एक अन्य शहरवासी जिसे गुप्त बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी वह घायल की मन गोली लगने से ठीक हो जाता है। दुल्हन को मोली से लगा हो जाता है और फ्लड के आदमी उसकी स्टेज कोच लाइन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है और वह हिंसा से लड़ाई में डोलन फ्लड के साम्राज्य की तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों को चुरा लेता है और फ्लड के खेत मिल सोने की खदान में भी विस्फोट कर देता है। उससे हिकमैन, रोली, मयान और शहर के पोर्ट डिप्टी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। फ्लड बदला लेने के लिए जेरी को लौटता है और हिकमैन को पीठ में गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। डोलन पहाड़ियों में वापस अंतिम मुकाबले के साथ फ्लड का पीछा करता है। फ्लड द्वारा डोलन के हाथ से चाकू गिरा दिया जाता है। डॉन ग्रेलेव इस मूवी में गेल सीरा की रूपी काम करते हैं। रिचर्ड ओबेन फ्रैंक रियान के रूम में मूवी में अपनी भूमिका निभा रही हैं। रफ नाइट इन जेरिको के विज्ञापन अभियान में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन कहता है कि वे पहले जैसी पश्चिमी फिल्म नहीं बनाते। मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी उद्देश्य प्रशंसा को प्रेरित करना था या आलोचना को रोकना था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे पश्चिमी फिल्मों जो पहले से बनती थी ठीक है। एक बात के लिए डिप्टी का नाम कैसा है, जब हम आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा नहीं सुनते सिवा उस तरह के वेस्टर्न जो बनाते थे। लड़की का नाम मोली जो एक आम नाम है, लेकिन अपने हाथ को अक्सर अपनी कमर पर रखकर लानत कहकर पुरुषों को उनके दोनों नामों से पुकार कर इसकी भरपूराई कर देती है। उदाहरण के लिए एक मोली जिसे जीन सिम्स ने चित्रित किया डीन मार्टिन से कहती है कि आप इस संपत्ति से दूर चले जाएं एलेक्स फ्लड, बस इसे एक पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाए। लगभग एकमात्र लोग जो अभी भी एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं वे वेस्टर्न के सितारे रेडियो विज्ञापनों के उद्देश्य यह सही आर्ट क्लेटर लोग आदि बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी देशों की पुरानी कहानी जैसा ही खतरनाक है कि बुरा आदमी डीन मार्टिन शहर में आता है, कब्जा कर लेता है, उसे लड़कों की सहायता मिलती है जो महिला को जंजीरों से पकड़ लेते हैं। संक्षेप में वे सभी को समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात से को लेकर गंभीर हैं।
बुरा आदमी का एक खेत, एक सोने की खाने, मवेशियों के झुंड और एक सैलून पर कब्जा कर लेता है। इस तरह पुराने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बड़े किराने से घेर लेता है, लेकिन वह स्टेज कोच लाइन पर कब्जा नहीं कर सकता जिसे मिस सिम्स चलाती है। जब भी वह कोशिश करता है तो अपने हाथ को अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तुम इस संपत्ति से दूर हो जाओ एलेक्स फ्लड। इससे उसका झगड़ा सुलझ जाता है। यह खूबसूरत युवा बंदूकधारी और मूछे वाले बड़े भूतपूर्व शहर को मौली दोहा एलेक्स फ्लड को शहर से बाहर भगाने के लिए लाया जाता है और वे बहुत सारे विस्की पीते हैं और कुछ झगड़ों में पड़ जाते हैं और पेपर उससे प्यार करने लगता है। तो कमोबेश यही होता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन काश आप खुद ही उस हिस्से में भरने में सक्षम होते हैं। मार्टिन ने अपने मानक क्षेत्र को काफ़ी अच्छे से निभाया है, हालांकि यह फिल्म के अधिकांश भाग में नहीं है। पेपर और मिस सिमंस ने अपने मानक चरित्र को काफ़ी इतने अच्छे से किया है कि 40 साल में कोई वेस्टर्न फिल्म नहीं देखी और रफनाइट जरी को इसे देखे और समझ सकते हैं कि उन्होंने मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत इस तरह का किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाता है। उनकी काबिलियत को ही वह मूवी दर्शाती है। बात करें तो इस मूवी का बजट था मात्र $8 लाख, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 104 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 अगस्त 1967 की गई थी। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा कथन या ढालना के बारे में बात की जाए तो उत्पादन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग ग्लैन कैनियन, कवाम कैनियन, पारी और यूटा के गैप में फरमाई गई थी। जरी को शहर के लिए रवाना होने वाली स्टेज कोच पर एलेक्स फ्लड नामक एक कानूनवाद ने हाथ लगाकर हमला किया। सुरक्षित दूरी से निशाना साधते हुए फ्लड ने कोच के ड्राइवर बेन हिकमैन को घायल कर दिया और उसे डोलन नामक एक जौहरी द्वारा शहर लाया गया। हिकमैन सांता के फे कानूनविद और डोलन कभी उनके डिप्टी थे और वे मोली लैंग के साथ स्टेज लाइन पर भागीदारी हैं जिनसे मिलने वो जेरिको आई हैं। वे कभी फ्लड की प्रेमिका थी। वह कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जेरिको आया, लेकिन अब वह आदमी से नफरत करती है जिसने शहर में सत्ता हत्या ली है। फ्लड एक भीड़ बनती है जो ऐसे व्यक्ति को